गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये सिलसिला आज की पहली क्लास से होगा। एनटीपीसी या ग्रुप डी में पिछली जो कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन पे आज से हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिदिन एक क्लास आपको मिलेगी, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा और ये जो प्रीवियस पेपर हैं जैसे कि 2016 से जो एनटीपीसी अपना एग्ज़ाम करवा रही है, पहले रेलवे बोर्ड अपना खुद करवाती थी, अब वो एनटीपीसी के नाम से चलता है। और एनटीपीसी में जो प्रीवियस पेपर गए हैं, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट का रहा हो, टेक्नीशियंस का रहा हो या फिर ग्रुप डी का रहा हो, आज हम लोग उसी से शुरुआत करेंगे, पहले सेट से, पहले प्रैक्टिस सेट से। और ये सिलसिला पर डे चलेगा, प्रतिदिन एक क्लास होगा और एक क्लास में 20 क्वेश्चन, जबकि एनटीपीसी में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये प्रतिदिन का सिलसिला होगा, ये हर आपको सिस्टमेटिक, हम लोग का एक टारगेट है कि ये सॉल्व कराने से आपका एक प्रैक्टिस होगा, जो अभ्यास होगा, और ये अभ्यास से आप सवाल को कितने जल्दी बना पाएंगे, कैसे एग्ज़ाम में आप हैंडल करेंगे, और या फिर एनटीपीसी में कैसे सवाल पूछे गए हैं या किस तरह के सवाल आते हैं। बहुत से विद्यार्थी भी ऐसे हैं, छात्र ऐसे हैं जिनको ये बारे में नहीं पता है कि एनटीपीसी जो है वो किस तरह के सवाल पूछता है। यहाँ पे देखिए एनटीपीसी अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी इंक्लूड है उसमें। तो हम एक तरफ से लेकर सारे सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की ये पहली क्लास है, तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ छात्र को ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ बातें समझ में ना आए। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये कोई सिस्टमैटिक नहीं, क्योंकि पेपर सॉल्व है, प्रीवियस पेपर का है वो सॉल्व है, और जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो 2016 28 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसी सवाल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक करके। ये आपको एक तरह से हमने आपको जैसे बताया कि कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है इसमें कुछ बातें कम कंफर्म हो या कम समझ में आए, तो इससे निराश नहीं होना है, इससे हम लोग को निराश नहीं होना है। क्यों नहीं निराश होना है? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, और जब नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आपको ये समझना है कि हमें एक तरह से जान लीजिए उस सवाल के बारे में जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, उस सवालों के बारे में हमें जानकारी होगी, ताकि जब कभी वो टॉपिक आप पढ़ते हैं अपने, तो उसमें तब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा सवाल था और यही इसका मेथड था जो हम पिछले हल नहीं कर पाए थे। तो इसमें निराश की बात नहीं है, मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि आपको बातें भले ही चैप्टर ना समझी हों, लेकिन जो सवाल में सॉल्व किया जा रहा है उसको हम बेहतर करने का प्रयास करें, और ये हमारी उम्मीद है, और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसी से हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए सब, क्योंकि जैसे ही आप लोग ऑनलाइन आते हैं या तब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग अपनी आदतों में एक तरह से व्यवहार में बना लीजिए, क्योंकि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं, आपका लाइक ही हमारे लिए एक तरह से प्यार है, और उस प्यार को आप लोग बराबर बनाए रहें, यही आशा रखते हैं हम लोग। चलिए अब आप हम चलते हैं, जैसे कि हमने लिखा भी है एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल पिछले 4 सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग पहले सवाल पे चलते हैं। चलिए पहले सवाल में देखिए डाटा दिया गया है, डाटा के आधार पे हम लोग में पूछा जाता है सवाल। देखिए जैसे कह रहा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न पाई चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। एक चार्ट दर्शाया गया है और एक साइकिल का विक्रेता है जो ये बता रहा है कि कौन से दिन में कौन सी साइकिल की कितनी बिक्री होती है। जैसे सोमवार को डेज को अगर देखा जाए तो 8 साइकिल बेचता है एक दुकानदार, सोमवार को 8 साइकिल बेचता है, मंगलवार को 6 साइकिल बेचता है, बुधवार को 10 साइकिल बेचता है, बृहस्पतिवार को 12 साइकिल बेचता है, शुक्रवार को 10 साइकिल बेचता है, शनिवार को देखिए बीच का जो मेडिएटर है, क्योंकि जहाँ देखिए 2 4 6 8 का दिया तो इसका मतलब बीच का जो रो होगा वो साइकिल, क्योंकि हाफ साइकिल नहीं बिकेगी, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसका मतलब शनिवार को 7 साइकिल बेचेगा, 6.5 साइकिल बेच नहीं सकता है। इसके बाद रविवार को कितना साइकिल बेचेगा? 11 साइकिल। ये इसके प्रतिदिन यानी एक सप्ताह में जो डाटा दिया गया है कि कौन से इसमें
आपको साइकिल बेच सकता है। यहाँ से एक बात हमें और कुछ सीखने को मिलेगी। हमने बताया कि सिर्फ हम सवाल पे ही चर्चा नहीं करेंगे, इससे बनने वाले सवाल भी हम लोग इसी वक्त चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर विद्यार्थी को इस क्लास को देखना है, समझना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जैसे आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि ये चैप्टर हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो कोई ज़रूरत अभी इसकी आवश्यकता है कि नहीं कि आपकी बिना पढ़े आप इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते ज़रूर हैं, क्योंकि कंपटीशन में है तो उसके बारे में कुछ ज़रूर जानते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम लोग आज सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना। जो लोग आज इस चैनल से नए जुड़े हैं, आज लोग पहली उनकी क्लास है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो को देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें अगर उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। ये आज की जो क्लास है जो आगे चलती रहेगी, एक क्लास हमने आपको बताया है कि प्रैक्टिस सेशन बनाया जाएगा। एक कल आपको इसके पहले वाले जो क्लास आपको ऑनलाइन दी गई थी उसमें इस बात की चर्चा मैंने किया था कि हम आपको एक सेक्शन जो है, ये क्लास आपको प्रतिदिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चनों में या प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी का पूछा गया है। बात समझ में आई? तो अब हम लोग सवाल समझते हैं। देखिए, ये तो इसका पहले हम इसका जवाब देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इससे संबंधित क्या सवाल बनता है। तो ये तो बात समझ में आई। इसमें कह रहा है कि गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई, यही आपको इसमें बताना है। तो यहाँ से देखिए, गुरुवार से और रविवार तक, तो इसका मतलब देखिए, गुरुवार से मतलब बृहस्पतिवार ही होता है गुरुवार का मतलब। तो यहाँ बृहस्पतिवार को कितनी साइकिल बेचा, वो 12 साइकिल बेचा। तो 12 प्लस, अब इसके बाद देखिए शुक्रवार को कितनी साइकिल बेचा, तो 10 प्लस, अब इसके बाद शनिवार को कितनी साइकिल बेचा, तो कितनी, 7, ठीक। और फिर रविवार को कितनी साइकिल बेचा, तो 11। यही टोटल है ना। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, 12 10 22 और 22 प्लस 17, यही तो हुआ 10 17 यानी 18 होगा, सॉरी ये 7 और 11 18 हो जाएगा। 22 और 18 मिला के कितनी साइकिल, 40 साइकिल। यानी वो बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक कितनी साइकिल बेचा है, 40। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा ना, देखिए कितना सवाल, कितने आसानी से आप सवाल को बना रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, खाली कॉन्सेप्ट समझना है। ये तो इस सवाल का उत्तर है, ठीक है ना, इस सवाल का ये उत्तर है। अब देखिए, हम थोड़ा सा, हमने बताया ना कि इसके दाएं बाएं थोड़ा सा चेक करते चलेंगे कि क्या सवाल इसमें पॉसिबिलिटी थी जो और बन सकता था, क्योंकि ये पाई चार्ट का, ये चार्ट का सवाल है, तो इसमें सवाल बनने के और चांसेस थे, और वो हम आपको बता देते। इस सवाल का उत्तर पता लगा, सी ऑप्शन यानी 40, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ से अब आपको देखते हैं इसका और क्या सवाल बन सकता है। तो इसका और क्या सवाल बन सकता है, तो एक चीज़ और हो इसमें पूछ सकता है, इसका परिसर, सब दुकानदार के एक सप्ताह में बेचे गए साइकिलों का परिसर क्या होगा। तो परिसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि परिसर हमने आपको बताया था जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, सांख्यिकी जब हमने चर्चा किया था, तो परिसर मतलब होता है रेंज। परिसर का मतलब रेंज होता है, और रेंज का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाता है या परिसर कहलाता है। तो इसका अधिकतम कितना है, यानी सबसे हाईएस्ट एक दिन में 12 साइकिल बेचा है, और सबसे कम न्यूनतम कितना बेचा है, तो 7 साइकिल। दोनों को घटा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 5। अगर सपोज करिए सवाल पाई चार्ट यानी चार्ट को देखकर अगर आपको परिसर पूछा होता, तब इसका उत्तर क्या हो जाता, 5 हो जाता, ठीक है ना। यानी उसका परिसर, यानी उस दुकानदार की बिक्री, साइकिल बिक्री का परिसर कितना होता, तो 5 होता। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ सवाल पूछा नहीं, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हुई। अब देखिए, दूसरा सवाल क्या पूछ सकता था, इसका एवरेज भी पूछा जा सकता था, औसत। क्या पूछ सकता कि दुकानदार द्वारा बेची गई साइकिलों का एवरेज क्या है, एक सप्ताह में बेची गई साइकिलों का औसत क्या है। तो औसत के लिए भी हमने आपको बताया था कि सारे को जोड़कर उसके पदों की संख्या से भाग दे देंगे। तो यानी सोमवार के 7 दिन है ना, पहले दिन 8 साइकिल बेचा, दूसरे दिन 6 बेचा, तीसरे दिन 10 बेचा, चौथे दिन 12 बेचा, पाँचवें दिन 10 बेचा, छठवें दिन 7 बेचा, और 8वें दिन कितना बेचा, 11 बेचा।
टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 10 24, 24 12 36, 10 46, 7 46 7 53 और 53 54 10 64, ठीक है, बटा 7 दिन। यही इसका क्या हो जाता, औसत हो जाता। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ये भी सवाल पूछा जा सकता था। कन्फर्म हुआ, किसी को दिक्कत, ये बात कन्फर्म हुई, ये पूछा जा सकता है। यहाँ दिया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिया गया है वो हमने इसका जवाब दे दिया है। बात क्लियर हुई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग का देखिए क्वेश्चन आप लोग भी जानेंगे कि एनटीपीसी यानी रेलवे कैसे सवाल बनाता है। जरूरी नहीं होता है कि हर सवाल आपको आता नहीं है कि आप 50% 60%। देखिए आज हम हल कराएंगे आपको 20 सवाल, तो वहाँ आपको देखिए 50% सवाल आप 60% सवाल आप लगा लेंगे बड़ी आसानी से। तो हमें यही 60-50 जो 50 या 60% है, इसको हम लोग को ले जाना है 90-95%, ठीक है ना। तो ये 95% हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है, बस अभ्यास और दिन प्रतिदिन लगन की ज़रूरत है, बस इसी को, और कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल तो आपको पता ही होगा, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 64। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। भाई उसने कहा 16 का वर्गमूल बताओ, तो हमने 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और कह रहा है 4 के वर्ग बताओ, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। भाई 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल बताना है, तो 4 × 16 बराबर 64 के। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। ये देखिए टेक्नामेंट्री का सवाल है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा भागे 1 - cos स्क्वायर थीटा, आपको इसको सरल करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आपको मिलता होगा, क्या मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से एक बात निकल के ये आती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, या cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। ये एक फार्मूला एक ही होता है, 3 बन जाते हैं। यही इसी के कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पे सेट करना है। लेकिन एक बात और समझना है कि जो tan थीटा होता है, tan जो होता है वो sin अपान cos होता है, sin अपान cos होता है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। अगर हम इसी को tan का उल्टा करें यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा अपान sin थीटा होता है। ये सब चीज़ें टेक्नामेंट्री के फार्मूले में आपको मिलता है, ठीक है ना। तो यहीं से आपको इसको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, और इसमें यही चीज़ लगाना है। अब देखिए कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट पे दिया है, तो अब हम यहाँ पे बात को समझें, इतना इरेज कर दें। ये समझ में आया, ये आप नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग टेक्नामेंट्री के सारे सवाल भी थोड़ा मोड़ा जानते रहेंगे। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा पार्ट वाइज पढ़िएगा, एक प्रेशर में अगर कोई सवाल पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ेंगे, टेक्नामेंट्री भी बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आगे वीडियो में आपको टेक्नामेंट्री भी पढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है कि टेक्नामेंट्री आपके समझ में नहीं आएगी। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा, क्योंकि मैं अभ्यास करता हूँ। आप लोगों को भी आने लगेगा। मैथ देखिए, किसी का ऐसा सोचता दिमाग को कि मैथ नहीं आती सर, तो मैथ को किसी को नहीं आती है। देखिए जो अभ्यास करता है, जो बराबर लगा रहता है, उसी को आता है। एक समय मुझे भी था कि मुझे भी मैथ नहीं आती थी। तो ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमें मैथ नहीं आती सर, ये है वो है। आप अब लगातार उससे, आप कह रहे हैं ना कि लगातार उसका अभ्यास करिए, उससे जुड़े रहिए, सोचिए कि हमें कहाँ दिक्कत है, उसको बार बार उसको प्रयास करिए उसको सुधारने के लिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, मैथ तो आ ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हो भाई। हम इसकी जगह अंडर रूट में इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। भाग का सिंबल है तो बटे लिख सकते हैं ना,
अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब होता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से समझ में आया। अब देखिए कोई दिक्कत यहाँ से, अब यहाँ से बात को समझना है। तो ये हो गया अंडर रूट लगा है ना, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही हो रही है, दोनों स्क्वायर में है तो दोनों का एक बार स्क्वायर लगा सकते हैं। इस स्क्वायर से कॉर्नर खत्म हो जाएगी, यानी इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, कॉस अपान साइन। क्या है, कॉस अपान साइन। अब इसको तो ऑप्शन बनाया नहीं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। और यही हमारा इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। बात क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट बताइए। प्रयास करिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। नहीं आया, चलिए देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस खाली क्या करना है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 37,500 रुपये का 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर कह रहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना, 6 महीने में आपको ब्याज मिलेगा, 6 माह में आपको 6 महीने में ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने में 1.5 साल में कै महीना हो जाएगा, कै बार ब्याज मिलेगा भाई, अरे भाई 6 महीना में ब्याज मिलेगा ना, तो 6 महीने में एक बार ब्याज मिलेगा, फिर 6 महीने में एक बार ब्याज मिलेगा, फिर 6 महीने में एक बार ब्याज मिलेगा, यही तो हुआ। तो 6 महीना यानी 1.5 साल हो गया, ठीक है ना। और जबकि वो कह रहा है 1 साल में कितना देंगे हम, 8% देंगे। अगर 1 साल यानी 12 महीने में 8% देंगे तो 6 महीने में कितना देंगे, 4%, ये भी 4% और ये भी 4%, यानी 4% आपको कै साल मिलेगा, 3 बार मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 3 बार मिलेगा। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ से हम इसका फार्मूला लगा देंगे खट से। क्या लगा देंगे, फार्मूला। ये बात समझ में आया। अब इसका हम फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला होता है, इसका मतलब मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू बराबर मूलधन 1 धन दर बटा 100 की पावर समय, यही तो होता है। यहाँ पे हमें लिखना था चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ये होता है फार्मूला। जहाँ हमें यही तो बताना है, ये हमें पता है, ब्याज की दर भी पता है, समय भी पता है। तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है, 37,500 गुणे 1 धन दर बटा 100, 1 प्लस दर कितना है 4% बटा 100 की पावर 3 बार, तो कट जाएगा 25 बार जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा 37,500 गुणे 25 एकन्नम 25 एक 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 26 बटा 25 गुणे 26 बटा 25 गुणे 26 बटा 25, ये तो होगा 25 तिया 25 एकन्नम 25 कितना बचा 12, 25 पंचे 125। अब यहाँ से एक 25 कटेगा, 25 छक्का 150, ठीक है ना, एक 5 से कटेगा 50 25 5 12 पंचे 60, अर्थात इसका उत्तर क्या आएगा 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 776, तो 676 गुणे 12 गुणे 26 बटा 5, यही इसका उत्तर है। मल्टीपल करना है, गुणा करके भाग देना है 5 से। तो देखिए ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स इसका वैल्यू आएगी, ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, तो गुणा तो कराना, फैक्टर करके जोड़ लिया जाए क्या, चलिए गुणा ही करा लेते हैं।
12 छंग 72। एक तरीका और है इसका लगाने का, 12 छंग 72 के 2, ठीक है, 12 सत्ते 84 और 7 91, 9 बचा, 12 छंग 72 9 81 गुणे 26 डिवाइड बाई 5 ना। अब यहाँ से इसको लिख देते हैं, तो 26 दूना 52 के 2 कैरी हुआ 5, 26 51 26 और 5 31 कैरी हुआ 3, 26 1 26 3 29 कैरी हुआ 2, 26 8 8 छंग 48 4 8 छंग 48 के 8 4 बचा 8 दूनी 16 16 4 20 26 अट्ठे कितना हो जाएगा 208 और कैरी 2 था 210 डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20 कैरी हुआ 1 5 दूनी 10, ठीक है ना। 5 51 5 बचा 4, 5 8 40 बचा कितना 1 5 दूनी 10, 5 बचा 2 5 चौक 20, यानी 42,182 रुपये 40 पैसे। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, 42,182 रुपये 40 पैसे, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है, इस पर हम थोड़ा सा और आपको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बताना होगा। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2 साल का ब्याज क्या होगा, फिर 3 साल का ब्याज क्या होगा, फिर ब्याज निकाल के हम मूलधन में जोड़ देते हैं, वो भी एक तरीका है। इस पे हम काम कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको और सरल बनाने के लिए, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया ना। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? पहला। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, फटाफट बताइए। कॉट थीटा बराबर कह रहा है कॉट ए बराबर 12/5 हो। देखिए कॉट बराबर क्या होता है, जैसे देखिए कहने का मतलब ये होता है कि जो tan बराबर होता है त्रिभुज के रूप में, साइन बराबर कॉस बराबर tan बराबर क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? त्रिभुज के सेंस में लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। और tan बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। यही सा उल्टा हो जाता है किसका? इसका उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है? सेक होता है। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कॉट, और कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ रखना है। तो त्रिभुज के लिए देखिए, अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं ये देखिए, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। ये इसका आधार होता है, ठीक है ना, ये इसका लंब होता है और ये इसका कर्ण होता है। तो पाइथागोरस यहाँ प्रमेय काम करती है। ये कन्फर्म हुआ, इसको एरेज कर दें। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब त्रिभुज के खंड में ये तो समझ में आया। तो अब यहाँ त्रिभुज के सेंस में क्या दिया गया है? कॉट। ये देखिए हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में कॉट दिया ना। कॉट मतलब क्या होता है? क्या मतलब बताया था अभी? आधार बटा लंब ना। तो आधार कितना है? 12 है, और लंब कितना है? 5 है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये चीज़ें आपको मिल गई ना, आधार और लंब। अब यहाँ से साइन ए, मतलब साइन का मतलब क्या होगा? आधार बटा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 5, 5 बटा 13 प्लस, अब यहाँ पे कॉस ए, कॉस मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो 12 बटा 13 इंटू दोनों को जोड़ के गुणा करा देंगे किसका? कौशिक ए। कौशिक का मतलब किसका उल्टा हो जाएगा? साइन का। और साइन का मान ये है ना, तो कौशिक का मान क्या हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों का हर बराबर है, जुड़ जाएगा। 17/13 गुणे 13/5। 13 से 13 लेस हो गया, इसका मतलब होगा 17/5। यही इसका राइट आंसर है, 17/5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी कह रहा है 25% हानि पर एक मेज़ को 4200 रुपये में बेचता है। यदि उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसको मेज़ को कितने में बेचना पड़ेगा। यानी जब वो 4200 रुपये में बेच रहा था तो उसे 25% की हानि होती थी ना। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ये इसका क्रय मूल्य होता है परसेंट में ना। और अगर वो 25% हानि पर बेचेगा तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, 75% में। ये हानि का परसेंटेज हो गया। अगर वो लाभ में बेचना चाहता है तो 125% में बेचे, तो ये इसका लाभ का परसेंटेज हो गया। ये हानि वाला क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है। जबकि यहाँ हानि वाला विक्रय मूल्य दिया गया है। जब 4200 में बेच रहा है तो कह रहा है 25% का घाटा हो रहा है ना। इसका मतलब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 75% की वैल्यू कैसे रुपये, 4200 रुपये। 100 यानी 125 निकालेंगे, क्या करें 100 निकालेंगे। 100 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रय मूल्य तो पूछा ही नहीं। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 4200 बटा 75 गुणे 125, ठीक है। 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 3 के 14 तियाँ 42, 14 पंचे 70, 7000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, सी। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत हो बताइए। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसको ऑप्शन से कुछ भी बना सकते हो, ऑप्शन से भी बना सकते हो, कुछ सवाल अभी ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, 300 किलोमीटर की दूरी दो स्कूटर ए और बी से एक दूसरे से और बढ़ते हुए 2.5 घंटे में बाद 25 किलोमीटर रह जाती है। जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि ये दूरी है मान लीजिए, और ये दूरी ए है और ये बी है। कौन है, बी है। इसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर दिया गया है। कह रहा जब एक यहाँ से चला और ये यहाँ से चला, 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद कह रहा है दोनों के बीच मात्र कितनी दूरी रह गई, 25 किलोमीटर रह गई कि नहीं रह गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2.5 घंटे में उन्होंने कितना दूरी तय किया, 275 किलोमीटर तय किया कि नहीं तय किया। यही तो 275 किलोमीटर दूरी उन्होंने 2.5 घंटे में तय किया है। तो यहाँ से उसकी चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 275 है और समय 2.5 घंटा है। किलोमीटर दूरी है, समय घंटे में है, तो कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो दशमलव बढ़ जाए 0, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25, यानी दोनों की चाल क्या हो जाएगी, 110 किलोमीटर। और विपरीत दिशा में दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है कि नहीं जाती है। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, दोनों की चाल का योग आ गया। जबकि उसने देखिए बताया है कि दोनों यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी दोनों की चालों में डिफरेंस कितने का, 10 का है, 10 का है ना। और दोनों की चालों का योग कितना है, 110 है, 110 है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, लगाने की जरूरत नहीं। अरे 50 और 10 60, 50 और 60 मिलके 110 ही तो होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 ही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चाल निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस हमें पता था। देखिए अगर सिर्फ डिफरेंस से ही निकालते तो सारे ऑप्शन में डिफरेंस 10 था। क्यों, क्योंकि इसमें भी 40 और 30 में भी डिफरेंस 10 का था, 60 और 70 में भी डिफरेंस 10 का था, 40 और 50 में भी डिफरेंस 10 का था। तो इसलिए वहाँ से तो नहीं बन पाता। लेकिन हाँ ये पता लग गए कि दोनों की डिफरेंस तो 10 है, लेकिन दोनों की चालों का योग कितना है, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों की चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में दोनों की चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ी हुई चाल है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, बस ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा है। संतरे 144 खरीदा है 360 रुपये में। तो 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा है, तो यहाँ से तो हम पता ही सकते हैं कि कै दर्जन खरीदा है, कितने दर्जन खरीदे। ये संतरे खरीदा 144, इसको दर्जन बना लेते हैं। और दर्जन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या दर्जन खरीदा। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि एक 360 रुपये में वो 12 दर्जन
12 दर्जन खरीदा है, 12 दर्जन खरीदा ना, क्योंकि कट जाएगा ना 12 ब्रह्म में 144, यानी 360 रुपये में उसने 12 दर्जन केले खरीदे हैं, संतरे खरीदे हैं। 12 दर्जन संतरे उसने कितने में खरीदा? 360 रुपये में। तो एक दर्जन कितने में खरीदा? एक दर्जन कितने में खरीदेगा? तो 360 में आप क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे। तो एक दर्जन की कीमत कितनी आ गई? 30 रुपया। यानी एक दर्जन कितने में खरीदा है? 30 रुपया में। एक दर्जन 30 रुपया में खरीदा है। कह रहा है क्या % प्रॉफिट चाहिए? कह रहा है 10% लाभ हेतु हुआ, एक दर्जन कितने में बेचे? तो इसमें 10% उसका प्रॉफिट जोड़ लो, तो 100% क्रय मूल्य होता है, 10% मतलब लाभ, तो 110% निकाल लो। तो 30 का 110% निकाल लेंगे। 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 11 3 33, यानी वो 33 रुपये में एक दर्जन बेचेगा तो क्या हो जाएगा? उसे 10% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये 110 कम समझ में आया क्या? कहाँ से आ गया? अरे भाई, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 10% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेगा? 110% में तो बेचेगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो कह रहा है ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई का कितना है? 5/8 है। अगर बी की 1 होगी तो इसकी 5/8 होगी ना, तो दोनों में रेशियो क्या बन जाएगा? 5:8 का। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो। लेकिन देखिए, यही तो होता है एग्जामिनर को चालाकी। ऑप्शन बनाया 5:8, पहला ही ऑप्शन बनाया, जबकि देखिए यहाँ से कोई एग्जामिनर ने उल्टा पूछा है, B/A पूछा है, B/A पूछा है, जबकि हमारा जो उत्तर आया होगा वो A/B आया है। तो इसका मतलब इसका उत्तर 8:5 होगा। गलती करवा लेगा एग्जामिनर, बहुत चालाक होता है एग्जामिनर। ठीक है ना, A/B नहीं पूछा है, B/A पूछा। सवाल सरल था लेकिन उल्टा करके सवाल को टिपिकल बनाया और ऑप्शन पहला बनाया। ये एग्जामिनर की खास बात होती है कि आप यहाँ पे देखिए और इसको राइट आंसर मान लिए, जबकि इसका उत्तर ये गलत है। ऑप्शन क्या सही है? ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको आप बनाइए, ऑप्शन से बना सकते हैं सवाल को। देखिए ऑप्शन से बनाइए। कुछ सवाल तो ऑप्शन से भी बनाया जाता है। LCM SCF का हमने बताया था आपको। दो कह रहा है क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले के अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। प्रयास करिए, ऑप्शन से देखिए। पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। अब अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हो तो अगर पहला अंक ऑप्शन मानते हो तो पहले अंक का 3 गुना 15 हो जाएगा, दूसरे अंक का 2 गुना 12 हो जाएगा। इससे 3 ज़्यादा है, जबकि कह रहा है कितनी ज़्यादा होना चाहिए? 5। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पहले का कह रहा है 3 गुना तो 18 हो जाएगा, दूसरे का 2 गुना 14 हो जाएगा। जितना ज़्यादा है 4, ये भी गलत है। इसमें 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। पहले का 3 गुना तो 21, दूसरे का 3 गुना 2 गुना 16 हो जाएगा। ये किससे ज़्यादा है? 5 ज़्यादा। यही इसका राइट आंसर है। बस कितना लगा? 5 सेकंड और ज़्यादा लगेगा। ये बात समझ में आई? मैंने ऑप्शन से ही चेक कर लिया, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, तो चौथा गलत होगा। नहीं चेक करके कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट। फटाफट बताइए, फटाफट। ट्राई करिए भाई, ट्राई करिए। मीना ने बैंक से उधार लिया है, 8% से 3 साल बाद पैसा वापस किया है। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये उधार लिया, लोन लिया। कितना लोन लिया? 2,75,000। 2,75,000 लोन लिया उसने, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने 8% वार्षिक, ठीक है, की दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 साल बाद उसने पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने पाया कि पुराना स्कूटर तथा 3,15,000
35,000 रुपये देकर बैंक को अदा किया है। मतलब उसने 2,75,000 उधार लिया और जब भुगतान ख़त्म हुआ, बैंक से हिसाब किताब बराबर हुआ, तो कितना पैसा देना पड़ा? 3,35,000 रुपया तो पैसा दिया उसने, पैसा दिया, और साथ साथ एक स्कूटर भी देना पड़ा उसको। कह रहा है एक स्कूटर भी दिए हम, तब जाके उसका लोन अदा हुआ। तो यहाँ से कह रहा है तो स्कूटर का मूल्य क्या होगा, मतलब वो स्कूटर की कीमत क्या थी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि कुल टोटल कितना पैसा देना था उसको, और उसके लिए कैश में कितना दिया और स्कूटर दिया। तो यहाँ से पता लग जाएगा टोटल अमाउंट कितना देना था उसे, ठीक है ना। तो 2,75,000 रुपये वापस लिया, उधार लिया था, लोन लिया था। 8% के हिसाब से 3 साल में पैसा कितना वापस करना था, ये ब्याज निकाल लेंगे। तो एक साधारण ब्याज है, क्योंकि यही चक्रवृद्धि ब्याज की कहीं चर्चा उसने की नहीं है। तो इसका मतलब 8% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये तो हम जान ही सकते हैं भाई। 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो ब्याजों पे ब्याज तो देना नहीं पड़ेगा। 1 साल में 8%, 2 साल में 16%, 3 साल में 24%। 24% ब्याज कितने रुपए का? 2,75,000 का। तो निकाल लेते हैं ब्याज कितना लेना पड़ेगा। 2,75,000 का 24% निकाल लेते हैं बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, जीरो। 24 पंचे 120 के जीरो, कैरी हुआ 12। 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, 168, 168 12, 180 जीरो, कैरी हुआ 18। 24 दूना 72, 72 18 कितना हो जाएगा? कहीं गलत हुआ क्या? 24 पंचे 120 जीरो, 24 7 चौक 28 के 8, कैरी हुआ तो 7 दूनी 14 दूनी 16, 12 जोड़ेंगे 80 सही तो है 18। 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 48 और 48 66, ठीक है। 48 और 18 कितना हो जाएगा? 66। यानी उसे 66,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। 66,000 ब्याज देना पड़ेगा और 2,75,000 उधार लिया था। इसका मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा उसे देख लेते हैं। तो 0 0 0 6 5 11 के 1 खाली हुआ, हासिल बचा कितना? 1 6 7 6 13 1 14 और 3। उसे 3,41,000 रुपया देना है। 3,41,000 रुपया देगा तब उसका भुगतान हो जाएगा। 3,41,000 उसके पास था ही नहीं। उसके पास था कितना? 3,35,000। 3,35,000 था और उसके साथ साथ उसने स्कूटर दिया। इसका मतलब 3,35,000 रुपया उसको घटा देंगे। 3,35,000 घटा देंगे, जो बचा है स्कूटर का दाम आ जाएगा। स्कूटर का दाम कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। इसने स्कूटर कितने में लिया था? 6,000 में लिया था। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला। कह रहा है एक टैंक 2 नल एक्स और वाई क्रमशः 5 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, टैंक कितने समय में भर जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स भरता है 5 घंटे में, वाई भरता है 10 घंटे में, जेड खाली करता है 20 घंटे में। ये खाली करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 20। इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी 2, इसकी 1। इसका मतलब ये 4 लीटर भरता है या 2 लीटर भरता है? दोनों मिलकर 5 से 6 लीटर भरेंगे, लेकिन ये 1 लीटर खाली कर देता है। इसका मतलब टंकी में जाएगा कितना? 5 लीटर। भरना कितना है? 20। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट फटाफट बताइए भाई। फटाफट बताइए, प्रयास करिए। इसको रेशियो बना के लगाइए, आसान हो जाएगा। अंडे बना के अलग अलग निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलने
20। इसको रेशियो से बनाइए भाई, रेशियो से। अरे भाई कह रहा अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसको छोड़ दीजिए। उसने 25 अंडे 10% के, 25 अंडे ना, 100 में से 25 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 ना, 1/4 तो हो जाएगा। और उसने फिर 25 अंडे 25% हानि पर बेचे, इसका मतलब 1/4 अंडे 25% हानि पर बेचे। अब बचे कितने हैं? आधे अंडे ना, आधे मतलब 1/2। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई 100 का 25वां भाग कितना होगा? 1/4 ही तो होगा। यही तो हमने कहा उसको रेशियो बना लो। वरना इसको तो ये भी कह सकते हो कि 1/4 अंडे उसने 20% 10% लाभ पर बेचे, 1/4 अंडे उसने 25% हानि पर बेचे, और आधा अंडे उसने 20% लाभ पर बेचे। ये दो ही तो कह सकते हो। अब इसको रेशियो बनाएंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 1:1:2 हो जाएगा। ये इसका अनुपात हो जाएगा। अब देखिए ये बेचा उसने 10% प्रॉफिट पर, ये बेचा उसने 25% हानि पर ना, ये माइनस में ये प्लस में कर सकते हैं आप, प्रॉफिट को प्लस और माइनस को। और ये बेचा उसने 20% प्लस पर, यानी प्रॉफिट पर। यही तो कह रहा है। तो देख लेते हैं, इस पे 10 1 के 10, इस पे 10% प्रॉफिट हुआ, हमने प्लस लगा दिया। इसमें क्या होगा? 25 1 के 25 यानी -25 हुआ। ठीक, अब इसमें क्या हुआ? 20 दूना 40 प्लस में हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे देखिए प्लस में है 50 में से 25 घटेगा, कितना आएगा? 25%, यानी अभी भी वो प्लस में है। प्लस का मतलब लाभ में है। 25% प्रॉफिट है। कितना बेचा? एक इधर बेचा, एक इधर बेचा, 2 इधर बेचा, तो 1 1 2 2 2 4 4 से भाग दे देंगे। 25/4% प्रॉफिट होगा उसे, टोटल अमाउंट। अब 25 को 4 छंग 24 कैरी हुआ, दशमलव बचा 1, दशमलव बढ़ाया 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 6.25% क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। देखिए ऑप्शन में प्लस है तो लाभ ही होगा ना। और देखिए ऑप्शन में दोनों बनाया है, 6.25% हानि भी बनाया है, लाभ भी बनाया है, तो लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा। बात क्लियर हुई? इतनी यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया ना? प्लस का मतलब प्रॉफिट और माइनस का मतलब नुकसान। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन कॉपी कलम करके नोट करते चलिएगा, मज़ा आने वाला है आज के। ऐसे आपको अभ्यास करवाएंगे। आप अगर 1 महीना लगातार आप अभ्यास कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सवालों का सलूशन मिल जाएगा आपको। इसमें आपको हर टाइप के सवाल मिलेंगे, देख रहे होगे ना, प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, पाइप टंकी का, ऐसा सिंप्लीफिकेशन का भी मिलेगा आपको, नंबर सिस्टम का भी मिलता है, टेक्नोमेट्री में मिलता है, ज्योमेट्री का भी मिलेगा, सारे मिलेंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सॉल्व कराएंगे हम। देखिए यहाँ पे 14 नंबर, 10 कर्मचारियों के प्रतिदिन कर्मचारी का वेतन दिया गया है। इसका एवरेज हमने देखो पढ़ाया था। तो देखिए 10 कर्मचारी थे, 10 कर्मचारी थे ना, 10 कर्मचारी का औसत वेतन दिया गया कितना है? 36,200। और 15 कर्मचारी का औसत कितना दिया गया है? 15 कर्मचारी का औसत कितना दिया गया है? 33,500। ठीक है ना, 550। ठीक, अब हमको टोटल कर्मचारियों का पूछ रहा है, यानी 2500 कर्मचारियों का पूछ रहा है टोटल। मतलब एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि गुणा करा के जोड़ लो, 10 गुणे इतना कर लो, 15 गुणे इतना करके 25 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, समझ में आया? एक ट्रिक बताते हैं और इसको समझना है हमें। ट्रिक क्या है? देखिए इसकी तुलना में इसका एवरेज घटा है कि बढ़ा है? घटा है ना, एवरेज कम हुआ है, तो इसका मतलब इसकी तुलना में इसका एवरेज कितना कम हुआ है, तो इसको गैस कर देंगे। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको इससे घटाइए, 0.572। ठीक है ना, 2750 रुपये इसके तुलना में इसका एवरेज घटा है। कितने लोगों को घटा है? 15 लोगों का। एक लोगों का 2750, तो 15 लोगों का 2750 गुणे 15। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 25 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज पता लग जाएगा कितना घटा है। तो 25 एकन्नम 25 और 25 एकन्नम 25, यानी 110 गुणे
17, जीरो हो जाएगा, 15 का 15, 15 का 15, 16, 1650 रुपये इसका एवरेज घट जाएगा। इसमें 1650 घटा दो, उत्तर आ जाएगा आपको। तो 1650 घटाएंगे तो 0, 5, ठीक है ना, 1650 घटाएंगे ना, 0, 5 और 1, 5, ठीक है ना। यहाँ बचा कितना, 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 34,550 रुपया, 34,550 रुपया। कहीं गलत हुआ है क्या, 0, 5 बचा, 1, 6 में से 5 गया, कहाँ गड़बड़ हुआ, घटाने में क्या, देखिए कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं कैलकुलेशन में। $34,555 नहीं, आंसर नहीं होगा ये। इसकी तुलना में यहाँ लेस करने में तो कहीं गलती नहीं हुई है। 0, 5 में से 5 गया, 1, 6 बचा, यहाँ 6 है, तभी तो गड़बड़ी हुआ, ठीक है ना। यहाँ 26 है, तो ठीक है, 25 से करना 25, 25 से करना 25, यहाँ 26 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एरेज कर देते हैं हम, गलती हुई है कहीं, यहीं पे गलत हुआ घटाने में, आप लोग भी ध्यान नहीं देते, हम भी गलत कर दिए। 2650 × 15 डिवाइड बाई 25, इसको काट देते हैं, 5 × 15, 50 25, 5 1 25, 1 बचा, 5 × 15। अब यहाँ से इसको घटाएं, 0, 3 3 का 9, 5 3 15, 1590 इसमें लेस करना है, 1590 इसमें लेस करना है, 1590 घटा देंगे, 1590 घटाएंगे तो 34,610 रुपया आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज ने अपने 4 विषयों का दिया गया है, उसने 5वें विषय में कुल कितने अंक प्राप्त करेगा, जाकि उसके औसत में अंक 80 हो जाए, उसका औसत अंक पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है औसत, देखिए यहाँ पे समझना है, सभी मतलब 5 लोगों का क्या है, 5 या विषय का, 5 विषय का औसत कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इसका मतलब जानते हो अंक, 80 अंक होना चाहिए। इसका मतलब है हर विषय में 80 अंक पाएगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने देखिए पहले विषय में 67 पाया, दूसरे विषय में 69 पाया, तीसरे में 68 पाया, चौथे में 88 पाया, जबकि उसको हर विषय में कितना चाहिए, 80 अंक में चाहिए। तो इसमें तो कम पाया ना, वो कितना कम पाया, 13 कम पाया। इसमें कम पाया कितना, 11 कम पाया। इसमें कम पाया, 2 कम पाया। और इसमें कितना ज़्यादा पा गया, +8। तो देख लेते हैं टोटल उसका कितना कम पाया है। जो कम पाया है वो अगला जो 5वां विषय है उसी में ज़्यादा पाएगा, तभी तो इसका 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 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 जुड़ जाएगा सब ना, तो हो जाएगा 26, 24 2 26, -26 आएगा और +8 हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना आएगा, -18। ये -18 नंबर कम पाया है, -18 का है कम पाया है। तो इसका मतलब -18 का मतलब ये हुआ कि जो 5वां विषय है वो उसको 18 नंबर पाना ज़्यादा पड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस करेगा। तो इसमें 18 अंक जोड़ देंगे, 80 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98। यानी उसने 5वें विषय में कितना नंबर पाया, 98 नंबर पाया। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो बताइए भाई, प्रॉब्लम कोई हो, समझ में आया। इसको आप योग निकाल के घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट कम समझ में आया हो तो 5 का योग निकाल लीजिए। 5 विषय का औसत दिया गया है ना, 80 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 × 80 = 400, ठीक है ना। जिसमें से 67 + 69 + 78 + 88 + x, 5वें का x मान लेते हैं, इन सब का योग 400 दिया है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 16 9 25, 25 7 32,
ठीक, कैरी हुआ 3, 8 3 11, 11 3 7 18, 18 6 24, 24 6 30 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 400। x इक्वल टू बराबर 400 माइनस 302 बराबर कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा 98। ये इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत हो किसी को बताइए। कन्फर्म हुआ? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक यात्री बस द्वारा दिया गया है। कह रहा है एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभों को 1 मिनट में पार किया है, जबकि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो बस की रफ्तार क्या होगी। देखिए ऐसा है, ये है, इसी में पोल लगा है, ऐसे ऐसे, बात समझ रहे हैं, ऐसे पोल है ऐसे, और इन दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी मीटर है 50 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने पोल हैं 35 पोल हैं, और एक व्यक्ति ने इस 35 पोल को कितने मिनट में पार किया इतना। तो देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये होगी कि उसने टोटल कितने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया। तो यहाँ पे ये देखना है कि जब 2 पोल के बीच की दूरी 50 मीटर है और टोटल उसने 35 पोल पार किया है, तो उसे 35 पोल की दूरी नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी 34 पोल की दूरी ना, और एक पोल की दूरी 50 है, तो 35 34 गुणे 50 बराबर 700 मीटर, यानी वो उसने इस 1 मिनट में कितना दूरी तय किया है तो 1700 मीटर ना, 1700 मीटर तो आएगा, यानी 1700 मीटर उसने दूरी तय किया है, और कितने मिनट में 1 मिनट में। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो चाल कितनी है समय, दूरी कितनी है 1700 मीटर, समय कितना है 60 सेकंड हो जाएगा ना, 1 मिनट है भाई, क्योंकि दूरी अगर मीटर में है तो चाल मीटर, समय हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो ये 0 0 से डिवाइड हो गया, यानी हम कह सकते हैं 170/6, लेकिन जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड आएगी। क्या आएगी मीटर पर सेकंड, जबकि हमारा चाल किसमें ऑप्शन में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे 170/6 गुणे 18/5 से गुणा करा देंगे, तो इसकी चाल जो मीटर पर सेकंड थी वो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगी। 6 कम 6 6 3 18, 5 1 9 5, 5 2 3 15, 2 बचा 5 चौक 20, 34 गुणे 3 बराबर 102 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अभ्यास देखिए करते रहिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हल करिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे भागना नहीं है, लगे रहना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये 2000 देख रहे हैं ना, 28 मार्च 2016 का सवाल है, ये सब जो 2016 में NTPC के सवाल में पूछा गया था उसी का पेपर है ये, 2016 में 28 मार्च को जो सवाल पूछा गया। तो यहाँ से भागना नहीं, एक एक सवाल को छांट रखना है, इतना सवाल की अभ्यास कर लेना है, ताकि एग्जाम्पलर क्या करें, यहाँ पे एग्जामिनर को जो आपको जो सवाल बनाता है वो आप कहते हैं ना कि डिजिट भी मैच हो जाए, इतना हम लोग को अभ्यास करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना अभ्यास करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी लिमिटेड सवाल होते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। तो हार नहीं मारना है। आपको ये लगे कि आज समझ में नहीं आया, अरे कुछ तो आया, 2% आया, 4% आया, 8% आया, 10% आया, 20% आया, अगर आज 5% आया है तो कल 6 तो होगा, 4 तो नहीं होगा ना। तो बढ़ना है, हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना है, हमें इस विषम परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करना है कि हम ऐसे तैयार होकर निकलें जब इस परिस्थिति का निवारण हो, और जब हम निकले तो हमारा जो अभ्यास लगातार जारी था वो कंटिन्यू रहे, इससे दिक्कत नहीं है। तो इससे हार नहीं मानना है कि हमें 2 ही सवाल का जवाब पता था, 3 सवाल का जवाब पता था, अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, ठीक है ना। जो भी आता है, किसी भाई को 1 आएगा, किसी दोस्त को 2 आ रहा है, किसी को 5 आ रहा है, ठीक है। इसका उत्तर आ गया होगा ना, पहला ऑप्शन सही होगा। अजय अमन ने 9 दिन में बनाया, कोई दीवार थी जो अमन ने 9 दिन में बनाई, और वही दीवार को अजय ने 12 दिन में बनाई। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लाशा एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36 और 12 3 36, इसकी ये कार्य क्षमता है,
यानी अमन एक दिन में 4 दीवार अगर 4 मीटर बनाता होगा तो बी उसी को 3 मीटर बनाता हो, दोनों मिलकर 7 मीटर बनाएंगे। और बनाना कितना 36, 36 को 7 से भाग दे देंगे तो 5 सही 1/7 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए लेख लगाइए। परेशान नहीं होगा, एक एक सवाल को हम बताएंगे, आगे भी अभ्यास लगातार चलता रहेगा तो इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाला है। कह रहा है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 26 अभाज्य संख्या होती है। कितनी संख्या होती है अभाज्य? 26। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। जबकि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 11 कितनी होती है? 16 होती है। तो यहाँ से आपको पता ही लग गया होगा कि 100 से लेकर 50 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएगी? कन्फर्म हो जाएगी। तो 50 से लेकर अगर 100 तक कहेगा तो कितनी हो जाएगी भाई? 26 में से घटा देंगे 10 उत्तर आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। अब आपको लग रहा होगा ये कब का, ये तो थोड़ा सा याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद है तो निकाल भी सकते हैं ना। अरे भाई पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है ना, 41, 47, इतने तो होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ पे छूट गया है? 35 33 36 43 नहीं लिखा मैंने, 47 43 47, ठीक है ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, ठीक है ना। कहीं मिस्टेक हो रहा देखिए, दो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, मुझे लगता है 25 ही होती है टोटल। शायद टोटल 25 ही होती है, ये 15 होता है। मिस्टेक थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, मेरे को डाउट है शायद। 25 होती है टोटल 1 से 100 तक, और यहाँ से लेकर 15 होती है, तो जाहिर सी बात यहाँ से 10 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, बात क्लियर हुई ना। तो ये अभाज्य संख्या काउंट भी कर सकते हैं, आगे भी काउंट कर सकते हैं आप, लिखकर भी काउंट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, 19 नंबर एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। इसके पहले भी क्लास में हमने बहुत जल्दी चर्चा किया था एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का भी हम चर्चा किए थे। आप देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उसका एचसीएफ दिया गया, एलसीएम पूछा गया, तो कुछ करना थोड़ी ना है। 35,828 में आप 26 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ से भाग दे दो तो एलसीएम आ जाएगा एचसीएम से। तो 13 से कटेगा क्या? ये कटेगा जरूर। 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना बचा? 9। 13 सत्ते 91, बचा कितना? 6। 13 चौको 52, बचा कितना? 10। 13 कहीं गलत हुआ है क्या? 13 दूना 26, बचा 9, 98। 13 सत्ते 91, 7 बचा। 7 कितना हो जाएगा? 72। 13 चौको 52, 13 चौको 52, बचा 20। ठीक है ना, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65, बचा 6, बचा 7 ना। 13 छंग 78, यानी इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यही 2756
बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 8 16। ऑप्शन नंबर 1378। 1378 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट चलिए, फटाफट बताइए। अरे भाई देखिए, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागेगा मतलब डिवाइड ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया? 25। तो अब आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अपान ए प्लस बी, यही तो, ए प्लस बी से बी प्लस बी घट गया, यही तो है। यानी क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू बराबर कितना होगा? 25 ही तो आएगा। और वही तो पूछ रहा है ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। क्लियर हुआ? किसी दोस्त को दिक्कत? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आज की ये पहली क्लास थी, 20 सवाल पे चर्चा हुआ। देखा होगा आपने कि किस टाइप के सवाल बनते हैं, किस टाइप के आपको पूरा मिलेगा। ये सिलसिला आपको पर डे मिलेगा, ठीक है, ये पर डे क्लास कराई जाएगी। जिनको समझ में नहीं आया है वो परेशान नहीं होंगे, बस वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा, नोट करके एक अपने नोट्स का सेव बनवाइएगा पार्ट वाइज। जैसे 2016 में 28 मार्च का है, नेक्स्ट आपको आगे मिलेगा 2016 में ही दूसरे शिफ्ट का पेपर। ऐसे आप नोट करते चले जाएं। एक आप मैटर भी तैयार कर सकते हैं, अपना एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ताकि कभी भी सवाल अगर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन जो करते हैं वो इसी टाइप के सवाल आपको रिवीजन में मिलेंगे। एक तरह से आपको क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, क्वेश्चन का एक संग्रह बन जाएगा, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टाइप्स के सवाल, ताकि आप कर सकें। ठीक है ना। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।